अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ये एक रह गई थी। लेक्चर तो मैंने ले लिया लेकिन एंड पे पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ये मैं आप लोगों के लिए दोबारा जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो जो आपकी किनेटिक्स 3 जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, उसके बाद ये नंबर 4 के लिए जो रह गई थी हमारी रिकॉर्डिंग, तो वो मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ें अब वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी क्योंकि वो उनको मैं कवर कर, कोई चीज़ मिस होगी तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ये मैं वैसे दे चुका हूँ लेक्चर, ये उन लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया। तो जो रिकॉर्डिंग हमारी नंबर 3 थी वो हमने कहाँ पे एंड की, वो हमने एंड की कि जो डब्ल्यू नेट है वो डेल्टा के ई के को निकाला था हमने, ठीक है। तो ये डेल्टा के ई को हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर, इसके इक्वल लिखा जा सकता है। या फिर ये क्या है हमारे पास, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी एफ स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ फाइनल के ई माइनस ये इनिशियल है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही बता रहा था जब जो पिछली रिकॉर्डिंग है वो लेक्चर की, वो टाइम फ्रेम उसका ख़त्म हो गया था वीडियो का, तो वो हम यहाँ पे उसको हमने पेंडिंग किया था। तो ये क्या चीज़ है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बता रहा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क ऑन अ सिस्टम, जो द अमाउंट ऑफ वर्क जो है इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जब वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगी सिस्टम पे तो अमाउंट ऑफ वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब दो चीज़ें, वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क नेगेटिव कब होगा। अगर वर्क पॉजिटिव हो, वर्क इज पॉजिटिव, तो द सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इंक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क पॉजिटिव होगा सिस्टम इंक्रीज करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी को, और जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और कन्वर्सली अगर मैं बात करूं, अगर वर्क नेगेटिव हो तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा, नेगेटिव का यही मतलब है। एंड जो चेंज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द सिस्टम। चेंज यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। सो जब वर्क इज पॉजिटिव then work is done on the system, and when work is negative work is done by the system। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ये याद रखते हैं, ठीक है। तो और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आगे भी यूज होना है। W is equal to change in kinetic energy, half mvf square minus half mvi square, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एक और चीज कि जैसे कि अभी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ मास है इस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब अगर दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके मैसेज डिफरेंट, लाइक मैं कहता हूँ इसका मैश है 0.5 kg,
ये फुटबॉल ले लो, इसका मैस है 0.2 kg, दोनों का मैस सेम है, दोनों विद सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। सॉरी, दोनों का मैस डिफरेंट है, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है, ये मूव किस तरह कर रहे हैं, विद सेम वेलोसिटी, को ड्रॉप किया ऊपर से, वेलोसिटी इनकी सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, मैस डिफरेंट है, और मैस पे डिपेंड कर रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये कि द मोर मैसिव ऑब्जेक्ट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितना मैसिव होगा ऑब्जेक्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। ठीक है, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो दो बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटी सेम है, मैसेज डिफरेंट है। ठीक है, मैसेज दोनों के डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मैस ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगली इम्पोर्टेंट जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद पोजीशन। ठीक है, उसी तरह जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, इट इज एसोसिएटेड विद पोजीशन। तो एफएससी में डेफिनेशन इसकी क्या पढ़ा करते थे कि द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड। ठीक है, अब फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी, फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह और भी कोई फील्ड हो सकती है, लेकिन हम इधर कौन सी फील्ड को डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो की एसोसिएशन है वो पोजीशन के साथ है, और काइनेटिक एनर्जी की एसोसिएशन मोशन के साथ। अगर बॉडी जितनी पोजीशन डेटम से कवर करेगा, जितनी हाइट पे जाएगा, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, वी जी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। जिस मर्जी इसको डिनोट करो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि अपने साथ बताना है कि ये फिर एक्सप्रेशन किस चीज को बता रही है। तो वी जी फॉर, बेसिकली वी इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वी जी इज फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल। अपनी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज है, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो डिफरेंट मेन है। ठीक है, हम अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक पोजीशन के साथ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वी जी से रिप्रेजेंट होती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम वी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी जी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू, क्योंकि इसका ताल्लुक पोजीशन के साथ है, तो वर्टिकल पोजीशन वाई। ठीक है, अब वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम जी वाई। देखो, वी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी जी का डायरेक्ट रिलेशन है एच के साथ, यानी जितनी ज्यादा हाइट होगी डेटम से, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितना वो डेटम की तरफ होगा, हाइट उसकी जितनी कम होगी, टुवर्ड डेटम आएगा ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। एग्जांपल इससे रिलेटेड, एक लेट्स सपोज एक टेनिस बॉल है। ठीक है, अगर आप इसको इफ यू लिफ्ट द बॉल अप इन द एयर, आप क्या कर रहे हो, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो। एज इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जितना नियर टू द ग्राउंड आएगा, यानी अगर इस बॉल को आप रिलीज करो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन, जो ये फॉल करेगा। ठीक है, यहाँ से आपने जब ये एक हाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, जहाँ तक वो जा सकता था, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर ये नीचे आएगा बॉल वापस,
जो ही वो फॉल करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन में। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि आगे जाकर इसकी कन्वर्जन को देखेंगे। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो मैंने बातें बताई, तो जितना ऑब्जेक्ट क्लोजर होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसकी उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और जितना इस ऑब्जेक्ट को आप जो है अप लेके जाओगे ग्राउंड से, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा गेन करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, जितना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट होगा, क्लोजर होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जितना इसको अप लेके जाओगे फर्दर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक ही पोजीशन के साथ है। एक मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब आते हैं इस पे, दूसरी चीज है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इससे पहले कुछ बातें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, के एक तो यही कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू mgh। इसमें h क्या है या y हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, g क्या है, g इज फ्री फॉल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m क्या है, मैस। तो वही बात दोबारा कि ग्रेटर द हाइट ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वर्क दैट कैन बी डन बाय ग्रेविटी टू प्रोड्यूस द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द वर्क दैट कैन बी डन बाय ग्रेविटी टू प्रोड्यूस द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये था जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी पीछे में इलास्टिक जो है ना इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वर्क ड्यू टू इलास्टिक वर्क को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वर्क ऑफ इलास्टिक फोर्स, पिछली वीडियोस देख सकते हो। उसी जैसा है कि स्ट्रेच जो आपका जो स्प्रिंग है, वर्क ऑफ स्प्रिंग फोर्स जो हमने पीछे डिस्कस किया है, स्प्रिंग एक अनस्ट्रेच कंडीशन में है। ठीक है, फिर उसको हमने कंप्रेस किया और स्ट्रेच किया, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एनर्जी स्टोर हुई उसमें। ठीक है, वो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस वो एक पार्टिकल है स्प्रिंग के साथ, तो वो वापस आने की कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है स्प्रिंग्स में, बोज एंड एरोज में, इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो स्प्रिंग बेसिकली हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। ऑब्वियसली जब उसको हम कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तभी उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो दोबारा एक दफ़ा मैं बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन। ये कंफ्यूज नहीं होना, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इट इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ लोकेशन, एनर्जी ऑफ पोजीशन। तो जो बेसिकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिस्टम की, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऑब्जेक्ट की बात कर लो या सिस्टम की बात कर लो, वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिस्टम की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जीज हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करूंगा उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। अच्छा, वही एग्जांपल के एक ऑब्जेक्ट है, किसी पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वो स्प्रिंग के साथ उसको हमने अटैच किया हुआ है, वो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्ट्रेच किया उसे, उसके साथ ऑब्जेक्ट अटैच है, तो फिर स्प्रिंग को हमने अलाउ किया रिलैक्स, स्प्रिंग को रिलैक्स किया हमने। तो जो स्प्रिंग है ना, इट कैन डू वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे स्प्रिंग क्या करेगा, वर्क, और वो किसके इक्वल होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ के एस स्क्वायर, 1/2 के एस स्क्वायर। इसमें के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट,
ये है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, बता चुका हूँ पहले। और ये भी शायद मैं चीज़ बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इनकी वैल्यू हमेशा, मैग्नीट्यूड इनका हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी नॉन नेगेटिव। रीजन, रीजन ये स्क्वायर, क्योंकि मैच तो कभी यहाँ पे मैच आ रहा है, मैच तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। वेलोसिटी अगर नेगेटिव हुई तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट अगर वो नेगेटिव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। जो इवन पावर है ना, पावर, वो उसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आती है। यूनिट भी बता चुका हूँ कि एनर्जी की यूनिट वही है जो वर्क की यूनिट है, जूल। और 1 जूल इज इक्वल टू फीट एल बी। और इसको एल बी डॉट फीट नहीं लिखना, क्योंकि वो मोमेंटम या टॉर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। हम उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको फुट डॉट एल बी लिखते हैं, और उसको पाउंड डॉट फुट लिखते हैं। खैर, पोटेंशियल फंक्शन जो है वी, वो किसके इक्वल होगा, टोटल इसके पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन होगा। ये एग्जांपल है, ये लेट्स सपोज ये अनस्ट्रेच पोजीशन में स्प्रिंग है, ठीक है। ये एक उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल, इस पोजीशन पे अभी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि कोई उस पर वर्क नहीं हुआ। जो ही स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है ना वर्क करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, और स्प्रिंग ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस पोजीशन से, रेफरेंस पोजीशन से, न्यूट्रल पोजीशन से, मैंने बताया था स्टार्ट में इसके लिए न्यूट्रल पोजीशन लेनी है और कोई रेफरेंस नहीं ले सकते। ये इस न्यूट्रल पोजीशन से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो किया पॉजिटिव एस, ठीक है, ये पॉजिटिव एस। और इसका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है किसके इक्वल है, हाफ के एस स्क्वायर। सिमिलरली जब कंप्रेस किया तो इसने नेगेटिव, इस न्यूट्रल एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन नेगेटिव जब इसमें पुट करोगे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों सूरत में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमें एक डेटम से देखना पड़ता है, कोई डेटम लेना पड़ता है। डेटम से ऊपर होगा पार्टिकल की पोजीशन, लोकेशन, तो वो पॉजिटिव होगी। अगर डेटम से नीचे पार्टिकल की लोकेशन, पोजीशन होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब ये डेटम है, लेट्स सपोज पार्टिकल डेटम से ऊपर है कहीं, यहाँ उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव वेट इनटू उसकी लोकेशन, यानी उसकी वो हाइट। डेटम से नीचे क्या होगा कि उसकी उसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू इनटू डेटम से नीचे उसकी हाइट, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि वो डेटम से नीचे है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, conservative force and non-conservative force. Conservative force and non-conservative force, ये समझने वाला टॉपिक है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, ये मुझे पढ़ाना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी से पहले, ये मैं जो है ना स्लाइड बाद में आई कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, पोटेंशियल एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग,
उसके लिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव। अब फोर्स तो फोर्स है, अब कंजर्वेटिव क्या और नॉन कंजर्वेटिव क्या? अब कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स है कि जो वर्क डन होगा ना बाय सच फोर्स, मतलब द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कैसे पता लगेगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है? जब हम वर्क करेंगे उस फोर्स पे, उस फोर्स पे, द वर्क डन बाय सच फोर्स, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। जो वर्क डन करेगी ना फोर्स, अगर वो डिपेंड नहीं कर रही पाथ पे, इस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, अगर वो फोर्स, कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। यानी द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिपेंड नहीं करता किसी पाथ पे, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल, ये कोई बॉडी है, कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है। सपोज किया कि फोर्स एफ लग रही है इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन, कोई भी फोर्स बॉडी पे एफ लग रही है, बॉडी पे फोर्स लगी, बॉडी एक फाइनल पोजीशन तक जाना था, बॉडी उधर तक चलेगी पॉइंट बी तक। बॉडी ने यूं ट्रेवल किया, मैंने कहा बॉडी का ये पाथ है वन, बॉडी यूं भी तो ट्रेवल कर सकती थी, पाथ टू जाना, अगर फाइनल पोजीशन बी पे था। लाजमी तो नहीं है स्ट्रेट, कर्वीलिनियर भी तो हो सकता था, जिगजैग भी हो सकता है, यूं करके यूं 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 यूं। ये थर्ड रूट हो गया बॉडी का, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि इस पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, कि बेशक पाथ वन हो, पार्ट टू हो, पार्ट थ्री हो, वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए एक प्रॉपर्टी है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। यानी इस केस में वर्क डन जो हो रहा है पाथ वन पे, पार्ट टू पे और आल्सो ऑन पार्ट थ्री, वो क्या है? सेम है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, this force is conservative, then work done by all uh, the work done on all three paths by this force will be same. W1 is equal to W2 is equal to W3, क्योंकि वर्क डिपेंड नहीं करता पाथ में, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। वर्क किस पे डिपेंड करता है जी? वर्क डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन बी पे, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बी पे वर्क डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, वो फोर्स जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब जो कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव के उसको कन्वर्स कर दो नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करेगी। नॉन कंजर्वेटिव में पाथ वन में जो वर्क डन हो रहा है पार्ट टू पे और पार्ट थ्री पे वो सेम नहीं होगा। इन नॉन कंजर्वेटिव W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। ये नॉन कंजर्वेटिव बात कर रहा हूँ। सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पे वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। खैर, हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, तो दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि वर्क डन जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और वर्क जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है।
एग्जांपल क्या है कंजर्वेटिव फोर्स की? कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 1, चलो सिर्फ एक्रोनिम लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 स्प्रिंग फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो इक्वेशन है। नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और भी बहुत सी। ठीक है, ये एग्जांपल है किसकी? कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल क्या है जी? फ्रिक्शन फोर्स, बहुत फेमस एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो है ना वो डिपेंड नहीं करता इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और फर्क ये है, एक तो वो बता दिए फर्क कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में, एक और फर्क ये है कि जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है ना, अगर एक क्लोज पाथ हो तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अगर एक मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ यूं करके यहाँ पे वापस आ गया, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और पॉइंट ए पे वापस आ गया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में तो रिलेटेड ही इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अब वो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे वापस आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? बिकम्स अलाइक। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ये याद रखना है। क्लोज पाथ में हमेशा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। इसका रीजन क्या है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है, ठीक है। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ही सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कर रही होती है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन इस केस में क्या है? सेम है। तो वर्क डन जो होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। लेकिन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रिक्शन जो फोर्स है, अगर ये क्लोज पाथ में कोई काम करे तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। एग्जांपल ये कि लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है जिसका कोई मैश है, ये एक पुशिंग फोर्स लग रही इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉइंट ए है जहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, उसने पॉइंट बी तक जाना है इधर तक। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा एस, ठीक है। जैसे पॉइंट बी तक जाना है और पॉइंट बी से वापस आना है ए पे, क्लोज पाथ हो गया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, मतलब उसका पाथ क्या है? ए बी एंड बी ए वापस, यानी कि जिस पाथ पे गया उधर ही वापस आना, तो क्लोज पाथ है ए से बी, बी से ए वापस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम नहीं है, यानी बॉडी ए से स्टार्ट होगी, बी पे जाएगी और वापस ए पे ही आएगी। तो इस केस में जब वो जाएगा तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जब बॉडी इस तरफ ड्रैग करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, इस तरफ लगेगी ना, यानी यहाँ पे बॉडी की इस जगह लगेगी, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स in moving this object from point A to B is equal to माइनस एफ एस। एफ फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, बॉडी इस तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दैट्स वाई नेगेटिव। अच्छा, माइनस एफ एस जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी आएगा। अब बी से वापस ए पे आना है बॉडी ने। अब क्या होगा? अब ये जो पी की फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, अब वो डायरेक्शन इधर हो जाएगी बॉडी की, अब बॉडी को उस तरफ पुश मिलेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, अब वो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स बॉडी की लगेगी। मतलब बात वही होगी, अब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स और पुशिंग फोर्स क्या है? अपोजिट है, नेगेटिव आएगा।
दूसरा, अब भी बॉडी में फोर्स जो लग रही है वो एफ लग रही है, अब भी बॉडी वापस जो जब जाएगा पॉइंट बी से पॉइंट ए पे इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना ए से बी पे किया है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस प्लस माइनस एफ एस। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा बॉडी का ए बी ए, यानी ए से बी पे गया फिर बी से ए पे आया, -2 एफ एस। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में देखो क्या हो रहा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज पाथ इज 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स in a closed path is not 0, it is equal to -2 f of s। तो ये कॉन्सेप्ट है जी फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस का, इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना किसकी एग्जांपल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि क्लोज पाथ में फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0, इज इक्वल टू -2 f ऑफ s। लेकिन कंजर्वेटिव में क्या होता है, 0 होता है। तो ये ख़त्म होने वाली है, टाइम कम है, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या है, और अगली वीडियो में इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डिस्कस हो चुका है, तो ख्याल से इस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका था ये चीज़, जो आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो रिकॉर्डिंग है। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी फॉर अ पार्टिकल हम देखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स में क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, वो किसके इक्वल होगा, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगा। इस चीज़ को हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये वो लेक्चर था जिसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो नहीं हुई थी, मैं लेक्चर पहले दे चुका था, तो मेरे ख्याल से वो तमाम पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं जो रिकॉर्डिंग में, पिछली जो रिकॉर्डिंग नहीं कर सका उसमें मैंने बताए थे। अगर कोई रह गया हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जो है ना आप मुझसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइव सेशन नहीं है इस रिकॉर्डिंग में, तो क्वेश्चन आंसर आप मुझसे अगर किसी ने करना हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है जी, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।